तो सभी को बहुत ज़्यादा हेलो। ये मेरा सबसे पहला वीडियो होने वाला है। मैं एक जीएनएम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और इट्स बीन 6 मंथ्स ऑफ माय थर्ड ईयर एंड इंटर्नशिप परस्यू किया है। जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है। अब ये जो जीएनएम है, मैं इसका एक ग्रॉस बताने वाली हूँ आपको कि मैंने कैसे एंट्री ली जीएनएम में, मैं कैसे आई, मेरे सिनेरियोज़ क्या थे, उसके बाद हर साल क्या क्या पढ़ना पड़ता है एंड उसके बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आप जीएनएम करते हैं। और साथ के साथ बीएससी नर्सिंग के बारे में भी मैं थोड़ा इसमें डिस्कस करूँगी, बट वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जीएनएम में मैं कैसे आई। अगर जीएनएम की मैं बात करूँ तो पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था जीएनएम के बारे में। आई वॉज अ पीसीएमबी स्टूडेंट इन माई +2 एंड जब मैं पीसीएमबी कर रही थी तब मेरा एक टारगेट था कि मुझे नीट देना है और नर्सिंग के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। बेसिकली मैं 2021 में पास आउट हुई हूँ अपना +2 फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड। जब मैं परस्यू कर रही थी नीट के लिए, मतलब पढ़ाई जब मैं कर रही थी नीट के लिए, डेडिकेटेड टू माई नीट यूजी एग्जामिनेशन। अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई बीएससी नर्सिंग के स्टेट के एग्ज़ाम के लिए और कोई जीएनएम के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जब मैंने नीट दिया, मैंने 2 टाइम्स अपना नीट दिया है, तो मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था। मतलब आई वॉज क्वालिफाइड बट आई डिडंट रैंक दैट वेल। पेरेंट्स सजेस्टेड मी टू परस्यू नर्सिंग एंड उसके बाद मैंने स्टेट में भी अपना वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो जेन पास होता है, मैंने जेन पास के लिए भी अप्लाई किया था। तो वहाँ पे मेरा 0.17 मार्क्स के कट ऑफ की वजह से, मतलब बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल कुछ मार्क्स की वजह से मैं बीएससी नर्सिंग भी नहीं कर पाई। बट ऑन द अदर हैंड मेरा जीएनएम में सिलेक्शन हो चुका था। वेदर आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जीएनएम बट आई वॉज सिलेक्टेड एंड दैट वॉज अ सेफ साइड फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड इन माई नीट जर्नी। एंड उसके बाद जब मुझे जीएनएम मिला तो मैंने सोचा कि जीएनएम के साथ साथ हम नीट की अलग से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कोर्स बहुत ईजी होने वाला है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कोर्स भी होता है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगी क्या क्या करना पड़ता है। आप अगर एक आर्ट स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके +2 में इंग्लिश में 55% मार्क्स हैं और ओवरऑल 60% मार्क्स हैं तो अंडर वेस्ट बंगाल बोर्ड यू कैन अप्लाई फॉर जीएनएम एग्जामिनेशन। एएनएम जीएनएम दोनों का साथ में एग्जामिनेशन होता है और आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद जाके मॉपअप राउंड होता है, तो आप उसके बाद एलिजिबल होते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वेस्ट बंगाल बोर्ड कंडक्ट करती है, और बीएससी नर्सिंग है वो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड कंडक्ट करती है। उसका नाम है जेन पास। साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना ज़रूरी है एंड यू मस्ट बी अ गर्ल ऑल्सो। एंड जेन पास कह लीजिए, मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होता है, या फिर WBJE जो कि एएनएम जीएनएम का एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए ही बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही दे सकते हैं। सीट जो है वो बॉयज़ के लिए बहुत कम होती हैं एंड गर्ल्स के लिए ज़्यादा होती हैं, तो देयर अ मेजर चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इफ़ यू आर अ गर्ल। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो सिर्फ आप एएनएम जीएनएम वाला एग्ज़ाम है WBJE, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएनएम का कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। और जो एएनएम का कोर्स है वो भी एक डिप्लोमा कोर्स है, वो 2 साल का होता है। एएनएम के बाद आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो जीएनएम होता है, जीएनएम के बाद आपकी जो पोस्टिंग, जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। करीब 2 साल का गैप हो रहा है हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें। तो इस ड्यूरेशन में आप होपलेस नहीं हो सकते, आप किसी और कोर्स को कर सकते हैं, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं डिग्री कोर्स के जो बीएससी नर्सिंग होता है। मतलब कि आपने जीएनएम कर ली, उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर ली, तो ये 3 साल का जीएनएम और 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, दोनों को मिला के आपका जो एक 5 साल का ड्यूरेशन होता है वो एक डिग्री कोर्स के बराबर होता है, जो कि बीएससी नर्सिंग के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो इससे आपका जो प्रमोशन होगा वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो अगर आप होपलेस हो रहे हैं कि आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप या तो पढ़ाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आप काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स जो मेरी कहानी थी। मेरा नीट में नहीं हुआ, मेरा बीएससी नर्सिंग में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नेग्लिजिबल मार्क्स की में हो चुका था, सो आई परस्यूड दिस।
तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी, फर्स्ट ईयर था, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक कर रहा था क्योंकि मैं उनकी पढ़ाई को पूरा इग्नोर करके मैं सिर्फ नीट के लिए पढ़ाई कर रही थी, नीट के सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी और मुझे जीएनएम के सब्जेक्ट्स बहुत आसान लगते थे पहले। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर हैं वो इतना इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते हैं, है ना। आपको अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो आपको चीज़ों के साथ थोड़ा सा कैच करने में टाइम लगता है ना। चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको कैच करने में टाइम लगता है जस्ट बिकॉज द लैंग्वेज बैरियर। तो सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया। उसके बाद आपका होता है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती है जैसे न्यूट्रिशन, फिर माइक्रोबायोलॉजी है एक सब्जेक्ट। तो इन सब चीज़ों पे आपको अगर फोकस करना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ी बहुत जो है 10th की बायो की नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब पीसीबी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी जो होती है, जो पूरा सिलेबस होता है वो 11th-12th के बेसिस पे होता है तो आपके लिए आसान हो रहा है। बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टीचर्स आपको गाइड कर देते हैं और आप एक अच्छा रिजल्ट भी कर लेते हैं। जो कि अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेड होते हैं इस चीज़ों के लिए क्योंकि उनको एक डिफाइन आइडिया रहता है कि हमको यही वाला कोर्स करना है। बट आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड ऑन माई लाइन क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे फिर से नीट के लिए अपेयर होना है, तो मैं उसके लिए परेशान हो रही थी और इधर से मैंने जीएनएम में इतना कुछ खास स्कोर नहीं किया था। तो ओवरऑल एनुअल रिजल्ट्स में मेरे 75% मार्क्स आए थे और जो डिस्टिंक्शन होता है वो 80% में मिलता है। सो आई स्कोर्ड अराउंड 75% मार्क्स के हिसाब से मुझे फर्स्ट डिवीज़न तो मिल गया था। बट अगर मैं इस कोर्स को थोड़ा सा ध्यान लगा के करती तो। उसके बाद आता है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैंने तो छोड़ ही दिया था नीट के बारे में सोचना, सेकेंड ईयर में आते आते मैं पढ़ना ही छोड़ दी थी। तो सेकेंड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं और आपको सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रेदर देन फर्स्ट ईयर। जैसे कि आपका रहता है यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिर आपका पेडियाट्रिक होता है और रहता है केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, हेल्थ टॉक वगैरह देना पड़ता है। और आपके मतलब क्लिनिकल फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है। उसके बीच में आप किसी और कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू डू, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से कर रहे हैं तो। और जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर अगर आपने सेकेंड ईयर में अपनी सारी मुश्किलें पार कर ली हैं तो थर्ड ईयर आपको सेकेंड ईयर से ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। बट स्टिल इट इज़ अ बिट हेक्टिक ओवरऑल देन फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जस्ट नए नए आए होते हो, आपको एनवायरनमेंट के साथ कोप करना पड़ता है, थोड़ा सा मैच होने में टाइम लगता है, अडाप्ट होने में टाइम लगता है। बट थर्ड ईयर में आते आते आपको सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, सारी चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं तो ईजी बन जाता है सारा कुछ। और आप देखोगे आप में बहुत सारी चेंजेस आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू आप इतने सारे पेशेंट्स के साथ रेगुलर डील करते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स के साथ आपका मतलब बातचीत होना, फिर कैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, कैसे आप एक ऑफिशियल वर्क साइट को मेंटेन करेंगे, कैसे कैओस को मेंटेन करेंगे, इमरजेंसी पेशेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, या फिर किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, एकदम मतलब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्या क्या करना है आपको सब आ जाएगा। एक थर्ड ईयर की इंटर्न जो होती है और एक स्टाफ नर्स जो होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब माइंडसेट में आपका बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, आपको क्लियरली खुद में बदलाव दिख जाएगा। जैसे अभी मैं हूँ, मैं इतना कैमरे के सामने पहले बोल नहीं पाती थी जैसे मैं आज बोल रही हूँ, तो ये चीज़ आपको नज़र में आने लगेंगी। और ओवरऑल आपका लाइफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और आपने एक नर्सिंग वाला कोर्स कर लिया ना, क्योंकि सुबह से शाम जो है ड्यूटीज़ के बीच में, क्लासेस के बीच में, असाइनमेंट्स के बीच में अपनी पढ़ाई रेडी करना, क्लास टेस्ट हैं, फिर कैसे अपने आप को रेस्ट, मतलब कई बार तो ऐसा होता है हम पूरी रात रात सोए भी नहीं होते हैं, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है हमारी स्लीप जो होती है। तो यही है जो भी है। और आप जितने हायर स्टडीज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन होता है। तो एक जो माइंडसेट होता है हम लोगों को नर्सिंग को लेके कि नर्सिंग में कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसी डिग्री हासिल हो जाती है। मैं क्योंकि एक गवर्नमेंट सेक्टर से कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि लोगों को जो लगता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होते हैं। तो इतना ही।
Thank you to everyone watching this full video. Thank you and bye bye.